कुछ स्टोरीज स्क्रीम या केओस से शुरू नहीं होती, वो शांति से शुरू होती है। कुछ ऐसा जो गलत लगता है। इन द हार्ट ऑफ यंगोन एक होटल के रूम के दरवाजे के पीछे वो शांति कुछ अनथिंकेबल छिपा रही थी। अंदर जो कुछ हुआ वो पूरे नेशन को हिलाकर रख दिया और अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ गया जिसका आंसर शायद कभी नहीं मिल पाएगा। ये मासूमियत विन की कहानी है, एक 23 इयर्स की वुमेन जिसका लाइफ ब्रूटल और जानबूझकर खत्म किया गया। 6 अक्टूबर 2025 म्यांमार के यंगोन में एक संडे की सुबह। स्ट्रीट्स पहले से ही लाइफ से गुलजार थी। सड़क पर वेंडर्स अपने सामान बेच रहे थे। सिटी के जागने की फैमिलियर रिदम म्यांमार के सबसे बड़े सिटी में एक ऑर्डिनरी दिन थी, लेकिन उस दिन ब्यूटीलैंड होटल के 5th फ्लोर पर कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। रूम 502 बाहर से देखने पर ये किसी भी दूसरे होटल के रूम जैसा ही दिखता था। एक ऑर्डिनरी सा प्लेस जहाँ ट्रैवलर आते जाते रहते थे, जहाँ कभी कुछ गलत नहीं हुआ था। लेकिन उस सुबह नीचे सड़क पर नेबर्स और पासर बाई का ध्यान किसी चीज ने खींचा। 5th फ्लोर पर आउटडोर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स के बीच एक ब्लू कलर का प्लास्टिक गार्बेज बैग निकला हुआ था। ये रूम 502 की विंडो के बाहर वाले प्लेस पर रखा गया था, जो स्ट्रीट से दिखाई दे रहा था और जो भी बिल्डिंग की ओर देखता था उसे दिखाई देता था। बैग काफी छिपा कर नहीं रखा गया था, वो वहाँ से लटक रहा था, भारी भरकम और अजीब शेप का, जिसे नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल था। पाबेदन टाउनशिप के रेसिडेंट्स उस सुबह वहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्हें वो वहाँ दिखा जिसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, जैसे उसके अंदर कोई बड़ी चीज हो, और लोग रुक कर देखने के लिए मजबूर हो रहे थे, जो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। ऐसा लग रहा था कि बैग से एक ह्यूमन हैंड बाहर निकला हुआ है। लगभग उसी टाइम मॉर्निंग राउंड्स कर रहे होटल स्टाफ ने भी बाहरी छत पर एक ब्लू बैग देखा, जिससे उन्हें भी एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत है। ये बात पूरे मोहल्ले में तेजी से फैल गई। लोग बाहर इकट्ठे हो गए, ऊपर देखते हुए, इशारा करते हुए। वहीं होटल के अंदर स्टाफ एजेंट कॉल कर रहे थे। होटल से पुलिस को अनेक कॉल आने लगी। सुबह लगभग 10:20 पर पाबेदन टाउन से पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स क्राइम सीन पर पहुंचे। कुछ ही मिनटों में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को बुलाया गया और जब उन्होंने उस जगह को देखी और ब्लू बैग को एग्जामिन करने लगे तो उनकी सबसे बुरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई। अंदर एक यंग वुमेन की बॉडी थी और जो वो देख रहे थे वो यंगोन में वर्षों में देखा गया सबसे डिस्टर्बिंग करने वाला क्राइम सीन था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस ब्लू गार्बेज बैग को केयरफुली खोला तो पूरा हॉरर तुरंत क्लियर हो गया। विक्टिम को चाकू के कई गहरे घाव लगे थे। उसके कपड़े पूरी तरह से खून में भींगे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ स्टैबिंग नहीं थी जिसने ऑफिसर्स को सदमे में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ अलग था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ पार्ट्स को जानबूझकर निकाल दिया गया था। उसकी लेफ्ट थाई की फ्लैश को बड़ी सफाई से काट दिया गया था। ये किसी एंग्री पर्सन का काम नहीं था, ये कोई पैशन क्राइम नहीं था। इसकी केयरफुली प्लान बनाई गई थी। बैग की सिचुएशन ही एक स्टोरी बयां कर रही थी। किसी ने बॉडी को छिपाने की कोशिश की थी, उसे उस नैरो प्लेस पर रख दिया था जहाँ से वो कुछ देर तक तो किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन एक हल्की सी गंध पहले ही हवा में फैलने लगी थी, जिसने अटेंशन अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। रूम 502 के अंदर एविडेंस ने एक ग्रीन पिक्चर पेश की। फर्श और वॉल्स पर खून के निशान थे, जिससे पता चलता है कि अटैक के दौरान स्ट्रगल हुआ था या कम से कम हलचल हुई थी। रूम के अंदर से बालकनी की ओर घसीटे जाने के निशान मिले, जिससे इंडिकेशन मिलता है कि विक्टिम को बैग में डालने से पहले खींचा गया होगा। लेकिन ये थी कौन और ये इस सिचुएशन में कैसे पहुंची, ये एक बड़ा सवाल था। जब फॉरेंसिक टीम ने उस रूम को अच्छे से एग्जामिन किया तो उन्हें वहाँ एक आईडी मिला, जिससे ये पता चल गया कि ये लड़की कौन थी। 23 इयर्स की मासूमियत विन, जो बागो रीजन के नतालिन टाउनशिप से आई थी। उसकी फैमिली बहुत प्राइवेट थी, लेकिन वो अपने कम्युनिटी में सपोर्टिव और केयरिंग लोगों के जैसे जाने जाते थे। उन्होंने अपनी बेटी को लव और उसके फ्यूचर के होप के साथ पाला था। मासूमियत विन को जानने वाले लोग उसे एक ब्राइट और डिटरमाइंड पर्सन की तरह याद करते हैं, जिसके सपने उसके छोटे से होम टाउन से भी बड़े थे और इसलिए वो अपॉर्चुनिटी और इंडिपेंडेंस की तलाश में यंगोन की तरफ निकली। जब विक्टिम की पहचान हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना पूरा ध्यान ये पता लगाने पर फोकस किया कि ये आखिर किसने किया होगा। होटल के स्टाफ से तुरंत पूछताछ की गई। कुछ लोगों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने उस रात या अगली सुबह कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि बॉडी मिलने से एक रात पहले उन्होंने एक मैन और एक वुमेन को रूम 502 में एंट्री करते हुए देखा था। वो किसी भी दूसरे कपल की तरह ही लग रहे थे। उस टाइम कुछ भी अलग नहीं था। होटल के सीसीटीवी फुटेज लिमिटेड थे, लेकिन जो मौजूद थे
वो क्रूशियल थे। 5 अक्टूबर की शाम को एक मैन के साथ मासूमियत विन होटल में एंट्री करती है। बाद में फुटेज में एक वुमेन मर्डर के बाद अकेले होटल में आते हुए दिखाई देती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मासूमियत विन के उस होटल से अलाइव निकलते हुए कोई फुटेज नहीं थी। कैमरे पर दिखाई दे रहे इन 2 लोगों की बाद में सस्पेक्ट के रूप में पहचान की गई, लेकिन असली ब्रेक थ्रू डिजिटल एविडेंस से मिली। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब मासूमियत विन के फोन की जांच की और उसके रिसेंट कम्युनिकेशन को रिव्यू किया तो उन्होंने जो पाया वो चौंकाने वाला था। विक्टिम से लीडर नाम के टेलीग्राम चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट किया गया था। मैसेजेस से पता चला कि वो होटल में किसी से मिलने के लिए सहमत हो गई थी। वहाँ एक मैन ने उसके पास पहुंचकर उसे एंटरटेनमेंट या कंपेनियनशिप के लिए पैसे दे रहा था। ये कोई रैंडम मुलाकात नहीं थी। उसने अपना शिकार चुना, चैनल के थ्रू उसे कॉन्टैक्ट किया और उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पर बुलाया जहाँ वो अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सके। डिजिटल सुराग से इन्वेस्टिगेटर्स सीधे प्राइम सस्पेक्ट तक पहुँचे। 7 अक्टूबर 2025 को बॉडी मिलने के 24 आवर्स बाद पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। शॉक की बात ये थी कि सस्पेक्ट टीनेजर्स थे। थकेटा टाउन से ऑफिसर्स ने 18 इयर्स के ओंग खांत गो जिन को अरेस्ट किया, जो होटल के सीसीटीवी फुटेज में था। इसके साथ ही बहन टाउन से उसकी गर्लफ्रेंड 18 इयर्स की मा ए मोन ओंग को कस्टडी में ले लिया गया, जो वहाँ मौजूद थी। और यहाँ से जो एविडेंस मिले वो रिमेनिंग थे। ओंग के घर से ऑफिसर्स को खून से सना कपड़ा मिला, जो बाद में मासूमियत विन के डीएनए से मैच हुआ। उन्हें मर्डर के वेपन्स मिले, 2 स्टील नाइफ्स, ब्लेड, जिस पर अभी भी विक्टिम के ब्लड के निशान थे। उन्हें 3 मोबाइल फोन मिले, जिनमें से एक विक्टिम का था। दोनों टीनेजर्स को पूछताछ के लिए ले जाया गया और पूछताछ के दौरान जो कुछ सामने आया, जो उस हॉरिफिक एक्ट के पीछे की वजह के बारे में बहुत ही परेशान करने वाली बात थी। ओंग ने कुछ भी इनकार नहीं किया। इनफैक्ट उसने इन्वेस्टिगेटर्स को पूरे क्राइम सीन की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी, डिस्टर्ब करने वाली डिटेल्स। उसने उन्हें अपने ऑब्सेशन के बारे में बताया। महीनों तक, शायद उससे भी अधिक समय तक, वो वायलेंस वीडियो गेम्स और फॉरेन टेलीविजन सीरीज में डूबा रहा, जिनमें मर्डर, डिसमेंबरमेंट, बॉडी डिस्पोजल इन ग्राफिक डिटेल्स। वो लगातार उसे देखता था और फिक्शनल किलर्स की टेक्निक्स और काम करने के तरीके को सीख रहा था। वो इन इमेजेस पर ही अटका हुआ था। एक टाइम ऐसा आया जब केवल देखना ही इनफ नहीं रह गया। वो इसका एक्सपीरियंस करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि किसी की जान लेना, बॉडी को काटना, रिमेन्स को डिस्पोज करना कैसा लगता है, और सोर्स ने इसे पॉसिबल बना दिया। 5 अक्टूबर को उसने लीडर टेलीग्राम से विक्टिम को कांटेक्ट किया। उसने खुद को एक रेगुलर क्लाइंट बताया जो पेड एंटरटेनमेंट की तलाश में था। उसने पैसे ऑफर किए और वो अगली शाम ब्यूटीलैंड होटल में मिलने के लिए राजी हो गई। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रूम 502 में उसका क्या इंतजार कर रहा था। जब वो कमरे में अकेले थे, ओंग ने तुरंत अटैक कर दिया। उसने इंतजार भी नहीं किया। उसने अपने साथ लाए 2 स्टील चाकू का यूज किया। द स्टैबिंग वॉज ब्रूटल और कई बार गहरे घाव छोड़ गया, लेकिन वो वहीं नहीं रुका। जैसे कि उसने पहले ही शो में देखा था, उसने काटना शुरू कर दिया। उसने उसके इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ पार्ट्स निकाल दिए। उसने उसकी लेफ्ट थाई से फ्लैश काटा। वो अपनी स्क्रीन के थ्रू देखे सीन बाय सीन वायलेंस की नकल कर रहा था। ये वो मोमेंट था जब फिक्शन उसकी रियलिटी बन गई, जहां एंटरटेनमेंट और एक्चुअल मर्डर के बीच की सीमा पूरी तरह से गायब हो गई। विक्टिम की डेथ के बाद ओंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया। मर्डर हो जाने के बाद वहां पहुंचकर उन्होंने मिलकर सीन को साफ करने की कोशिश की, डाउन सरफेस को पोंछा, बाथरूम से खून धोने की कोशिश की। उन्होंने मासूमियत विन की बॉडी को ब्लू गार्बेज बैग में लपेटा और उसे बालकनी में ले जाकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि वो इसे छिपा सकते हैं, या शायद उन्हें एक्चुअली में कोई परवाह नहीं थी। ये डिटेल कन्फेशन और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ओंग ने पूछताछ के टाइम कोई रियल पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसने जो कुछ किया था उसको डिटेल में बताया, मानो वो किसी वीडियो गेम के लेवल को एक्सप्लेन कर रहा हो जिसे उसने पूरा किया था। दोनों कल्प्रिट्स के ऊपर म्यांमार पेनल कोड के सेक्शन 302 के तहत आरोप लगाए गए। केस अभी भी चल रहा है। आई होप उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।